वेलकम टू स्टूडेंट साथी। आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। यूजीसी नेट ने अपना जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं 3 फेज़ में, उन सब का पेपर उन्होंने दे दिया है आंसर की के साथ। आप लोग अपना आंसर की अपने नहीं देखा है तो आप देखिए जाकर, और अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आंसर आयोग का गलत है तो आप उस आंसर को चैलेंज भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने प्रूफ सोर्स देना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक सोर्स, जिससे कि आप अपने आंसर को प्रूफ कर सको। तो आज हम लोग यहाँ पर 2 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, आज हम लोग पेपर 1 का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए देख रहे हैं जिससे कि जब जो जून में एग्ज़ाम होगा तो हम लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब अगला एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चंस कैसे और कहाँ से पूछे जाएंगे, उनकी स्ट्रैटेजी हमें कैसे बनानी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे पैडलेट ऑनलाइन टूल कैन बी यूज्ड। ठीक है, पैडलेट क्या है? आपका एक ऑनलाइन टूल है। ठीक है, ये क्या है, किस वे में हम लोग इसको यूज़ करते हैं? तो फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल वॉल, फॉर अपलोडिंग द फाइल, फॉर कोलैबोरेटिव वर्क और फॉर पोस्टिंग द पिक्चर एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस है और आपका आंसर यह है, क्या होगा इनमें से? तो पैडलेट क्या है? सबसे पहले तो पैडलेट आपका एक ऑनलाइन टूल है। ठीक है, ये क्या करता है आपको, ये स्टूडेंट और टीचर्स क्या करते हैं यहाँ पे, इसको यूज़ करते हैं। क्यों? अपने नोट्स को अपडेट करते हैं यहाँ पर, और क्या करते हैं, वीडियो इमेज जो भी आते हैं लिंक को यहाँ शेयर करते हैं। ये मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, और एक ऑनलाइन टूल है। तो हम लोग देखें तो यहाँ का आंसर जो है आपका ये क्या क्या होगा, तो वर्चुअल वॉल है। ठीक है, अपलोड करते हैं फाइल को, फिर क्या करते हैं यहाँ पे कोलैबोरेटिव करते हैं, फिर पिक्चर को और पिक्चर्स और टेक्स्ट जो भी है हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं। आयोग का भी आंसर आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम लोग देखते हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं GSAT-30 सैटेलाइट इज यूज्ड बाय स्वयं प्रभा फॉर द प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन द DTH चैनल। ठीक, DTH चैनल पे जो भी प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहे हैं वहाँ पे कौन से सैटेलाइट्स को यूज़ करता है? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा आपका UGC नेट पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड में स्वयं प्रभा के बारे में आपको पढ़ना है। वहाँ पे आपको पढ़ना है स्वयं प्रभा क्या होता है, स्वयं क्या होता है, और मूक क्या होता है। ठीक है, ठीक, आपको ये तीनों पढ़ना है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। लगभग आपको इन तीनों से 1 या 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है, वो आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि अगले एग्जाम जब आप देने जाओ उससे पहले ये 3 टॉपिक को आप जरूर पढ़ो, स्वयं प्रभा, स्वयं और मूक, MOOC। ठीक है, ये तीनों। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर GSAT-15 यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या है, द प्रोग्राम ऑफ स्वयं प्रभा आर अवेलेबल 24/7। बिल्कुल सही है, ये आपका सही है क्योंकि ये 24/7 ये अवेलेबल होता है। तो स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या होगा स्टेटमेंट, फर्स्ट आपका रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंड सेकेंड तो आपका हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है विच पीरियड ऑफ लर्निंग शो नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व। ठीक है, कौन सा ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको शो नहीं करता है, मतलब या तो लिटिल प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लोग देखते हैं इरेगुलर प्रोग्रेस। इरेगुलर प्रोग्रेस मतलब रेगुलर मतलब प्रोग्रेस जो है वो हो रही है लेकिन इरेगुलर वे में से, लेकिन हो रही है। तो यहाँ पे तो प्रोग्रेस दिख रहा है, स्पॉट यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, इनिशियल स्टेज यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू आपका फ्लैट होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें कि नो इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन पूछा नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व, लर्निंग कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा प्लेट्यू। क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी है, थोड़े ट्रिकी भी है, और अगर आप अच्छे से नेट का जो सिलेबस है अगर आप अच्छे से उसको गो थ्रू करोगे तो ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा।
तो नेट का तैयारी करने से पहले सिलेबस को जरूर देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक एक टॉपिक को आप पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड, अरेंज द एलिमेंट ऑफ पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड क्या है आपका, एक प्रोपोनेंट है, इन्होंने दिया था अपना, इन्होंने कुछ थ्योरी दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये अरेंज करना है। तो जब आप अरेंज करते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 सुनाओ, हाँ ठीक है, तो अरेंज करते हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप थोड़ा सा खुद से भी सोचो कि क्या करोगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है वो काफ़ी जनरल है, आप खुद से भी सोच सकते हो कि तो क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को, काम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये होगा फर्स्ट, फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए और सी ऑप्शन हमें देखना है कि ए और सी है, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी हमें यूज़ करना है। तो हम जब देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा प्रिपरेशन होगा, तो ठीक है ए तो होगा हमारा सबसे पहले, तो हम अपने ऑप्शंस में जाएंगे, ए कहाँ कहाँ है, तो आप देखो कि ऑप्शंस में आपको बस ए यहाँ दिख रहा है सबसे पहले, फिर क्या है प्रिपेयर। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, आपको थोड़ा भी अगर आइडिया है, आप थोड़ा भी अगर सोचोगे, एक कॉमन सेंस भी लगाओगे, तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप देखोगे कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एंट्री बिहेवियर इंप्लाई द एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स ऑफ लर्नर ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टर्मिनल बिहेवियर इंप्लाइज द एक्टिविटी ऑफ द लर्नर प्रायर टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग को वही पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग, टीचिंग बिहेवियर। हमने इस पर वीडियो भी बना रखा है, और यहाँ हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हमने प्रैक्टिस करवाया है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रिंग बिहेवियर वो इम्प्लाई करता है एक्टिविटी और रिस्पॉन्स पे, नहीं, तो ये गलत है आपका। टर्मिनल बिहेवियर भी आपका नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके जो है ये गलत है। तो हम लोग आंसर देखें तो दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन, when in a process of reasoning observation is following by the theory, hypothesis and interpretation, that approach to research is also। ठीक है, ये हम तीनों कहाँ यूज करते हैं, फॉर्मुलेटिव में करते हैं, स्टैंडर्डाइज में करते हैं, इंडक्टिव में करते हैं, या डिडक्टिव में करते हैं। तो जब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आपको सिंपल आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऑप्शंस देखने चाहिए, आपको ऑप्शंस अपना एक एक क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं अभी, वेन इन अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, जब प्रोसेस ऑफ रीजनिंग होती है तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, थ्योरी, हाइपोथेसिस और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो क्या होता है आपका, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो आयोग ने आंसर दिया हम लोग उसको देख के और यहाँ चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से आंसर्स आपके सही हैं। अगर कोई गलत है तो हम लोग चैलेंज भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पर इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव में क्या होता है कि आप क्या करते हो, थ्योरी आता है, हाइपोथेसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। इंडक्टिव में क्या करता है कि यहाँ हम लोग देखते हैं इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है। इंडक्टिव रिसर्च वो होता है लुकिंग फॉर पैटर्न, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, डेवलप करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या थ्योरी करते हैं। ठीक है, थ्योरी होगा, पैटर्न थ्रू सक्सेस बाय हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी थ्रू भी। ठीक है, तो हमारा ये थ्योरी आ रहा है, हाइपोथेसिस आ रहा, इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है। तो यहाँ हम ये तीनों देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव में आपको इंडक्टिव का बेनिफिट क्या होता है हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं इसका, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं।
तो हम लोग इसको यूज़ क्या करते हैं, इंडक्टिव का हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, पैटर्न का होता है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, डेवलप करते हैं। तो हम क्वेश्चंस देखें और आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन इंडक्टिव होगा जो इस क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहा है। सब 12, ठीक है। If research is done to find out behavior and attitude by analyzing existing record and other material, ठीक है, it is a known as, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस पे और सोचिए क्या होगा, पास्ट रिसर्च, नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्च या आर्चिवल रिसर्च, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब सोचिए क्या होगा कि अगर कोई रिसर्च किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, बिहेवियर, एटीट्यूड आएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पर, हम लोग देखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो आपका 4th नंबर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं इस रिसर्च में कि हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं ये सर्च को फॉर क्या, यहाँ आर्चिवल रिसर्च इज अ रिसर्च दैट इन्वॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं रिसर्च को, इन्वॉल्व करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एविडेंस यहाँ पे होता है, एविडेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ अब क्या होता है, यहाँ रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्लेम भी करते हैं। ये एग्जिस्ट करता है बोथ प्रिजर्व करता है हिस्ट्री, और क्या करता है, अवेलेबल फॉर फ्यूचर, ठीक है। जो अगर ये प्रिजर्व कर रहा है तो उसको हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, हम लोग फ्यूचर में इसको यूज़ करेंगे जब हम लोग अपना नेक्स्ट कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हम इस डेटा को हम लोग उसको वहाँ पर भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक। ये आपके की पॉइंट है आर्चिवल रिसर्च से कि क्या क्या होता है, तो इन्वॉल्व होता है रिसर्च, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एविडेंस होता है, रिकॉर्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में इसको फ्यूचर में ये अवेलेबल हो फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक। तो हमारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, if the dress of person does not reflect or predict his voting behavior, the assumption is of, क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखो और यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सन डज नॉट रिफ्लेक्ट, हाँ, if the dress person does not reflect or predict his voting behavior, क्या होगा एजम्पशन यहाँ पर, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जीरो, पार्शियल और फ्रैगमेंटेड। तो क्या होता है कि ड्रेस कोड कुछ भी किसी भी पर्सन का वो आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकती वो किसको वोट दे रहा होगा। तो यहाँ पर ड्रेस से आपका नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जीरो कोरिलेशन होगा, क्योंकि वो पता नहीं चलता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी अच्छी मतलब ड्रेस कोड हो तो वो वोट देने जा रहा है, जिसका नहीं हो नहीं देने जा रहा। तो एक जो भी ड्रेस कोड होता है वो आपके वोटिंग बिहेवियर को शो तो नहीं करता। तो हम लोग यहाँ सिंपल कॉमन सेंस पे अगर लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम लोग आंसर को देख रहे हैं कि जीरो कोरिलेशन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेव रिसर्च, वेव बेस्ड रिसर्च, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ वेव बेस्ड रिसर्च। ठीक है, एडवांटेज क्या है वेव बेस्ड रिसर्च का, ठीक, क्या है इसका एडवांटेज, तो इट्स सेव टाइम। ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग,
पार्टिसिपेंट कैन इंगेज इन द टास्क एट हिज और हर कन्वीनियंस, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो करता है, ठीक है, ये भी आपका होगा। द डेटा कलेक्शन इज ऑटोमेटिक एंड अकाउंट एक्यूरेट, ठीक है, डेटा जो होगा वो भी आपका एक्यूरेट होगा। इट डिमांड्स अ स्मॉल सैंपल, नहीं डिमांड नहीं करता किसी सैंपल का। द पार्टिसिपेंट आर हैवीली पेड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि आप हैवी पेड ही करो, समटाइम आपको नहीं भी कर सकते हो, समटाइम ये डिपेंड करता है, ठीक। तो आप क्वेश्चन देख रहे हो वेब बेस्ड रिसर्च पे क्या करता है, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना ईजी है, इसको तो ईजिली बताया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस इतने इजी है जहाँ पे आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। पेपर 1 क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। जब आप पेपर 2 करते हो, पेपर 2 में आपका थोड़ा बहुत तो वहाँ टफ होता है पेपर, तो जब अगर आपका पेपर 2 में अगर मतलब पेपर 1 क्या करता है, आपके बैलेंस कर देता है आपके पेपर 2 को। क्या होता है कि आप कुछ यहाँ से मार्क्स उठा लेते हो और वहाँ से तो आप मेहनत कर ही रहे हो, और ये क्या कर रहा है, आपको ये प्लस दे रहा है कि आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ा सको। और नेट आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है। सर्वे रिसर्च हैज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्ड हु आर सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। Researcher to administer their own survey do not have many option except to do it। थोड़ा सा सोचो, रिसर्च में सर्वे में क्या करते हैं हम लोग, जब सर्वे रिसर्च करते हैं हम लोग, ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सर्वे रिसर्च में, यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही होगा और कौन सा आपका नहीं होगा, आप ये थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे क्या होगा कि, ठीक है, रिसर्चर जो है आपका, रिसर्चर टू एडमिनिस्टर देयर ऑन सर्वे, ठीक है, डू नॉट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू डू इट। उसका जब ऑन सर्वे कर रहा है तो उसका ऑप्शन कैसे होगा, तो ठीक है, ये सही है। सेकेंड, हाँ, पहला नहीं, उसके पास ऑप्शंस होंगे, सॉरी, यहाँ ऑप्शन सर्वे रिसर्च हैज एडवांटेज, ये एडवांटेज होता है सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर, सैंपल करते हो लार्ज नंबर को, जिससे कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो किसे, जिसे आप हु आर सिलेक्टेड फॉर रिसर्च, ठीक है, तो ये तो सही है आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड, रिसर्चर टू एडमिनिस्टर देयर ऑन सर्वे, जब ऑन सर्वे कर रहा है तो उसके पास लिमिटेड नहीं होगा एक्सेप्ट टू डू इट, नहीं, उनके पास ऑप्शंस भी होंगे जब वो खुद से कर रहा है, तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा और फर्स्ट आपका सही होगा। तो आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर होगा थर्ड, ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 जो है आपका फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, पीपल परसीव द कम्युनिकेट मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है, पीपल जो है वो परसीव कर रहे हैं, ठीक है, लोग संप्रेषित संदेशों को निम्नलिखित में से किसके अनुसार देखते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, तो क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप एक बार देखो, ठीक है, क्या होगा, तो कल्चरल वैल्यू होगा, ठीक। क्या करते हैं जब परसीव कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्चर वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। The doctrine of individualism, a political concept in communication, is defined as और an, ठीक है, define क्या मतलब होगा यहाँ पर, थोड़ा सा आप सोचो, थोड़ा सा यहाँ सोचने की ज़रूरत है, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, अभी तक तो हमने जितने भी देखे हैं सब इजी ही लग रहे हैं लगभग। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन, क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या आइडेंटिफाइड करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है आपका आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या आइडियोलॉजी कर रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक। ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन चैप्टर से है, द बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एसेट्स, तो कम्युनिकेशन से देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अभी हमने लगभग लगता है 3 क्वेश्चन हमने देख लिए जो डायरेक्ट आपके कम्युनिकेशन से है। तो आप क्या करो कि जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप देखते देखते क्या करो, एक अपना एक मतलब कॉपी लो और वहाँ पे टॉपिक नोट करो कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे क्या होगा कि आप अगले सेशन के लिए आप अच्छे से कर सकोगे उस टॉपिक को रेडी, ठीक। तो यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एसेटेड, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका
क्या होगा, बिहेवियर आर लर्न इन सोशल सिचुएशन, ठीक, बिहेवियर आर लर्न इन एक्सटर्नल सिचुएशंस, ठीक है, सिचुएशंस ओनली। नहीं, हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमारा और हम देखेंगे आंसर। तो ठीक, तो बिहेवियर आर लर्न इन अ सोशल सिचुएशन, ठीक है, वो बता रहा है। फिर क्या है, बिहेवियर लर्न इन एक्सटर्नल सिचुएशन ओनली। ओनली वर्ड जब लगाए तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि ये क्या करता है, सम टाइम आपके आंसर्स को सही करेगा और सम टाइम आपके आंसर्स को गलत भी करेगा। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है, या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या ये होगा, ठीक है, सी या डी दोनों में से एक तो सही है और एक गलत है, तो सी हमारा तो सही है, तो डी गलत, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर कल्चर चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, ठीक है, दोनों तरह से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हुआ, सी हुआ और डी हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, सी होगा और ई होगा, ठीक है, ए सी और ई हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, थर्ड नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एंशिएंट पैराडिगम ऑफ एवरी डे ऑफ लाइफ, ठीक है, एवरी डे ऑफ लाइफ में तो क्या होगा यहाँ पर, एवरी डे ऑफ लाइफ में तो ठीक है, साइकोलॉजिकल भी होगा, ठीक, इकोनॉमिक भी होगा, एथिकल भी होगा, ठीक है, एथिकल, सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, ठीक है, इको क्लैशेस, नहीं इको क्लैशेस तो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखो क्या होगा कि ए होगा आपका, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है आपका ए होगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो आपका सिंपल आंसर पता चल रहा है कि साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक होगा, एथिकल होगा और सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फिर से, बाय सप्लाइंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन मास मीडिया एनेबल द ऑडियंस टू मेक डिसीजन। पहला स्टेटमेंट है, ये सही है या गलत है, आप मुझे ये बताओ। तो जो सेकंड पढ़ते हम लोग, मास मीडिया शुड सप्रेस फैक्ट एंड ओपिनियन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन, नहीं ये इन्फ्लुएंस नहीं करता, गवर्नमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अगर ऐसा होता तो पता चलता कि हम लोग मीडिया को ही फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन को नहीं करते, ठीक है। तो ये तो साफ डायरेक्ट पता चल रहा है कि गलत है, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ के भी आप आंसर खुद से भी कैसे आप देख सकते हो कौन सा सही है और कहाँ आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि देखिए कि कैसे पढ़ के ही पता चल रहा है कि हमने कैसे एलिमिनेट कर लिया कि मास मीडिया जो है वो सप्रेस करता तो है और ओपिनियन भी देता है, लेकिन उससे गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इसके आंसर्स डायरेक्ट आपको बता दिए जाते हैं कि क्या होंगे आपके इसके आंसर। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। रीजनिंग और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये इजी है, आप इनको एक बार देखोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर उतना कुछ नहीं है कि इसको देखा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच लॉजिकल फ्लैसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, ठीक है, एथिसिस्ट हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट गॉड एग्जिस्ट। तो गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही पूछ रहा है, हमारा आंसर होगा अपील टू इग्नोरेंस। ये जो है आपको जो चैप्टर से आपको थोड़ा पढ़ना होगा, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ थिंकर्स राइटर अपने अपने कुछ कोट देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या करो कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस बनाओ, हर एक ऑप्शन को आप देखो, ठीक है। उसके बाद इसकी इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप ऑप्शंस देख के फिर आप रेडी करो अपने नोट्स को। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जिससे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सिंस ऑल प्रोफेसर आर कम्पीटेड,
ठीक है, कॉम्पिटिटेंट, ठीक, सिंस ऑल प्रोफेसर आर कॉम्पिटेंट एंड नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडर पेड, ठीक है, ये आपका देयरफॉर नो प्रोफेसर आर अंडर पेड, ठीक है, विच फॉर्मल फ्लेक्सी इज कमिटेड इन द अबव आर्ग्यूमेंट। तो ये भी आपका ये लॉजिकल रीजनिंग आपका हो गया, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चंस कहाँ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये भी, हाँ ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 130। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कमिट द फ्लेसी ऑफ विरुद्धा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा इसका, यहाँ आपका हो जाएगा कि साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, तो आयोग ने आपका आंसर यही दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32, ठीक है, स्टेटमेंट 1, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पेरिफेरल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग द टर्म पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप रेफर टू पेज लेआउट, ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे आपका, आप यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर आईसीटी से क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑप्शंस दे रहा है, आयोग बोल रहा है कि आपका ऑप्शन होगा 2, मतलब बोथ स्टेटमेंट गलत है दोनों ही, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होना चाहिए आपका सेकंड तो सही है लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आपका ये होना चाहिए था 4th, लेकिन आयोग ने आपका आंसर दिया है सेकंड नंबर। तो ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है, अगर आप मतलब चाहो तो कर सकते हो इस पर चैलेंज, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर आपको चैलेंज करना है तो वहाँ पे आप पोर्टल पे जाके आप वहाँ जहाँ से आपने आंसर की डाउनलोड किया होगा वहाँ पर आपको ऑप्शंस भी आ रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना है, वहाँ पर आप ऑप्शंस करके सबमिट करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपके मार्क्स, लेकिन उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ही आपको अपने आंसर्स भेजने होंगे, ठीक है। पावर पॉइंट, ठीक है, चलो, in the context of MS PowerPoint presentation software which of the following statement are true, तो हमें इसमें से कौन कौन से ट्रू है MS PowerPoint के थ्रू हम लोग को देखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ हम लोग स्टेट देखेंगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट पिक्चर मोर आर कॉल्ड, ठीक है, ये सेकेंड MS PowerPoint ऑटोमेटिकली ओपन विथ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, बी तो हमारा गलत है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक, बी जिसमें आ रहा है आप उसको बिल्कुल कट कर दो, तो आपका बच रहा है सिर्फ ए, तो ए और सी जो है आपका वो सही है। अगर हमें नहीं भी आता है इसका आंसर, नहीं भी पता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा कर सकते हैं एनालाइज, खुद से भी सोच सकते हैं कि क्या होगा कि जो पावर पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो नहीं होता है, तो आप कैसे डायरेक्टली आंसर आप पहुंच सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो यहाँ पर। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें आपको सारी पता हो, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप एलिमिनेट भी करके सही आंसर तक तो आप पहुंच सकते हो, और यहाँ निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल मेक यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा एंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अ स्मॉल बिल्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, URL इज द टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट अ वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन सी आ रहा है, आयोग ने आंसर ये दिया है, उन्होंने कहा है कि आंसर जो है आपका 4 है, ठीक। स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला तो गलत है और सेकंड वाला बोल रहे हैं कि ये सही है। इसके लिए आपको आईसीटी चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ से आप देख सकते हो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो लगभग आपके आ गए हैं,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन ये आपका है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, जो आपका एक यूनिट है पेपर 1 का, तो उससे भी क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायो मैग्निफिकेशन टू कंटेमिनेटेड वाटर बॉडी। ठीक है, कंटेमिनेट, ठीक है, तो कैसे इसको आपको सीक्वेंस से बताना है। तो सबसे पहली बात कि बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो बायो मैग्निफिकेशन वो होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है सब्सटेंस का, और ऑक्सीजन लेवल क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, और जो वहाँ पे जो भी जीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन में सिंपली क्या होता है, अगर आप बोलो तो यहाँ पर जो क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन, यहाँ पे डिकम्पोज होना बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, और क्या होता है कि यहाँ पे बढ़ते जाते हैं डीडीटी। तो आप इसका एक सिंपल यहाँ पे आंसर आपको, ठीक है, आप देख सकते हो इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि क्या है कि देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि वाटर बॉडी में जो डीडीटी का जो है आपका डीडीटी, उसका जो होता है आपका अमाउंट इतना। ठीक है, ये क्या होता है जैसे जैसे अपर जाता है ये आपको बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये आपको बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ क्या हो रहा है कि पहले वाटर हुआ, वाटर बाद जू प्लैंकटन्स में गया तो बढ़ गया आपका, फिर आप ऊपर जा रहे हो स्मॉल फिशेस। ये स्मॉल फिशेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉल फिशेस को एक बड़ी फिश खा रही है, फिर बड़ी फिश को खाती है फिश ईटिंग, फिर बर्ड जो है वो फिश को खाते हैं। तो ये क्या आपका डीडीटी जो है ये आपका बढ़ते ही जा रहा है। और डीडीटी क्या है, ये बढ़ने का कारण हम ही लोग हैं, हम लोग के कारण ये डीडीटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो बायोमैग्नेट दिस हैपन ड्यू क्यों होता है, काउज्ड बाय नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इन मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे आपको कुछ की वर्ड है ये होने का, नॉन यूटिलाइज। ठीक है, नॉन यूटिलाइजेशन, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक्यूमुलेशन, ठीक है, और नॉन ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकडाउन भी आपका नहीं होता, कुछ टाइम के बाद वो भी रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि चीज़ें जो है वो डिकम्पोजर। ठीक, ये काउस होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ होता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो रुक जाती है, डिकम्पोज होना नहीं होता, और जिसके कारण क्या होता है कि आपका बायो मैग्निफिकेशन का कंडीशन हो जाता है। तो आप आंसर्स देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या होगा, पहले बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया बाद जू प्लैंकटन्स, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका फिश हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपका ह्यूमन। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपके इससे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, जो आप कॉम्प्रिहेंशन तो आप इजी है, वो आप पढ़ के वो आंसर कर सकते हो। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर अपना सेशन चला रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। आप वहाँ पे क्लास लो, ज्वाइन करो, वहाँ पढ़ो, वो आपके लिए फ्री है बिल्कुल। और आप इसके साथ साथ क्या करो, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है यूनिट, आप उसके साथ मॉक भी लगाओ। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए, आपने उससे कितना सीखा और आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कौन से टॉपिक में। तो जब आप मॉक लगाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और जो डाउट होगा वो भी आप क्लियर कर सकते हो हमारे सेशन के थ्रू। तो आप हमारे जा सकते हो ऐप पे, वहाँ पे मॉक लगा सकते हो और हमारे सेशन को देखते रहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर यहाँ पे लग रहा हो, कोई टॉपिक हो जो आपको लग रहा हो कि उसका आंसर चैलेंज करना होगा, तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।